So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced. And here I am with part 8 of real rank boosters for JEE Advanced 2023 students. तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 से लेकर पार्ट 105 ऑफ रियल जेई एडवांस सीरीज नहीं फॉलो किया है तो बिल्कुल ये मस्ट डू है, यू हैव टू डू दिस। देन हमारी रियल रैंक बूस्टर्स का अभी तक मैंने पार्ट 8 अपलोड किया है। मैं 10 से 11 पार्ट्स अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो रफली समझ लो 10 पार्ट्स हम अगर इसके कर पाते हैं और अगर आपने इसको बहुत अच्छे से फॉलो किया, अभी तक अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 7 नहीं किया है, बिल्कुल जाके देखो, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स, रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिल सकते हैं अभी, ठीक है। और क्वेश्चंस के फॉर्म में है, एक तरह के टेस्ट के फॉर्म में आप इसको दे सकते हो, तो एक एनालिसिस भी आप अपना कर पाएंगे। एंड आफ्टर दैट आपको हमारी टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल ट्राई करनी है, टेस्ट सीरीज जो कि आपको केम IIT ऐप में मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर भी आपको बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे और यहाँ आप कर पाएंगे बहुत ही प्रॉपर एनालिसिस ऑफ योर प्रिपरेशन, यू कैन से, ठीक है। बहुत रेलेवेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पर आपके लिए तैयार किए गए हैं। और अब समय आ गया है, लास्ट के 7-8 दिन बचे हुए हैं। यू मस्ट डू ऑल दीज थिंग्स वेरी प्रॉपरली। तो चलो आज के लेक्चर के बारे में बताता हूँ। बढ़िया सेशन होगा। वी हैव 5 क्वेश्चंस, कंप्लीट 5 क्वेश्चंस हमारे पास है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। आप सभी क्वेश्चंस को फिर से +4 -1 मार्किंग के हिसाब से करेंगे। तीनों मिक्स्ड है आज ना, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तीनों मिक्स्ड है आज। और अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, बट हाँ आपको मार्किंग अपनी करनी है। कैलकुलेशन भी है कुछ क्वेश्चंस में, कैलकुलेशन भी आपको खुद से हाथ से करना है। मतलब अब आपको ये देखना है कि मैं आउट ऑफ 20 कितना पा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जेईई एडवांस 2022 का जो पेपर था, उसमें कट ऑफ आपने देखा होगा बहुत ही कम गया। मेरे को लगता है आज तक का सबसे कम ही कट ऑफ होगा, वो पिछले 10 साल 12 साल को मैं अगर एनालाइज करता हूँ। लेकिन जब आप देखेंगे ना क्वेश्चन वाइज, यू विल नॉट फाइंड द पेपर डिफिकल्ट। क्वेश्चन वाइज वो डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप एक एक क्वेश्चन उठा के सोचें मैं करूँ, तो आप क्वेश्चंस में नहीं फंसेंगे। बट आजकल जो ट्रेंड दिख रहा है पेपर का, वो बहुत क्वेश्चन वाइज डिफिकल्ट नहीं रहता पेपर, बट आप वो किस तरह से अप्रोच करते हैं, कुछ छोटा छोटा ट्रैप होता है, वो छोटे छोटे ट्रैप में आप फंसते हैं, उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन नेगेटिव होता है। बहुत सारी बातें क्वेश्चंस में नहीं रहेंगी, बट वो जो छोटे छोटे ट्रैप्स हैं आपको उनसे थोड़ा बचना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं। क्वेश्चन वाइज दे आर नॉट डिफिकल्ट, यस आई से इट अगेन, क्वेश्चन वाइज डिफिकल्ट नहीं है। तो आउट ऑफ 20 आपको मार्क्स देने अपने आप को, ठीक है। कमेंट में जरूर बताएं कि आउट ऑफ 20 आपके कितने मार्क्स आए। सो लेट अस बिगिन विथ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड आई थिंक दिस इज विजिबल। ये आपका क्वेश्चन है, यस मैं साइड हो जाता हूँ, आप बिल्कुल प्रॉपरली देख सकते हैं दिस द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। सो देखिए, बहुत सारी बातें करी तो गई है क्वेश्चन में। अब देखते हैं, पहले तो समझना होगा थोड़ा सा कि भाई हाँ हाँ ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ठीक। सो इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम कैलोरीफिक आउटपुट, a burner should have an optimum fuel to oxygen ratio। अच्छा, फ्यूल और ऑक्सीजन का कुछ रेशियो है which corresponds 3 times as much as oxygen required theoretically for complete combustion of the fuel। A burner which has been adjusted for methane as fuel, 2 लीटर पर आवर मीथेन आ रहा था, तो ठीक है, तो आपको चाहिए उसके लिए 12 लीटर पर आवर ऑक्सीजन, ठीक है। ऊपर जो डेटा दिया हुआ उसके हिसाब से सेटिस्फाइड। फिर अब आपको क्या करना है कि सेम कंडीशंस रखते हुए आपने इसमें डाल देनी है
कौन सी गैसेस? हाँ, इथेन और ब्यूटेन अंडर द सेम कंडीशंस एंड द सेम कैलोरीफिक आउटपुट, व्हाट शुड बी द ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कितना होगा पर आर ही बात कर रहे हैं हम, 1 आवर में ही मान के चलेंगे। बाकी कंडीशन सेम है, इनकम्प्लीट कंबशन से जो भी हीट लॉस वॉस हो रहा है वो दोनों केसेस में मान लेंगे सेम है। अब आपको ये सॉल्व करना है। दिस इज अ ब्यूटीफुल मिक्सचर ऑफ बैलेंसिंग द इक्वेशंस, कंबशन रिएक्शंस एंड a general concept, I would say. Let us solve. So यहां पर आपको देखिए सबसे पहले क्या बताया जा रहा है, that you have methane. Okay, you have methane और मीथेन का कंबशन हुआ है, मीथेन का कंबशन हुआ है and yes obviously you will get CO2 and H2O, CO2 and H2O you will get. बैलेंस वगैरह कर लीजिएगा इसको, यू विल गेट 2 हियर एंड फॉर दैट 2 देयर। तो बोला गया है कि 2 मोल पर लीटर नहीं, 2 मोल पर लीटर नहीं, 2 लीटर्स पर आवर, ठीक है, 2 लीटर पर आवर मीथेन का सप्लाई है, इतना मीथेन का सप्लाई है। तो ऑक्सीजन का सप्लाई देना पड़ रहा है 12 लीटर पर आवर का, जो कि ऊपर वाले डेटा से सेटिस्फाइड है, क्योंकि 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए और वॉल्यूम तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल है, आप ये बचपन में पढ़ते हैं। तो सीधी बात है कि 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, तो अगर मैंने इसका 2 लीटर दिया हुआ है तो उसका मुझे 4 लीटर चाहिए होगा, लेकिन वो तो एडिक्वेट रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन में बोला गया है अच्छे से जलाने के लिए, कंप्लीटली जलाने के लिए हमको 3 गुना ऑक्सीजन लेना पड़ता है, तो हमने इसलिए 12 लिया। अब क्या करना है, हमें इक्विमोलर मिक्सचर दिया हुआ है। इक्विमोलर मिक्सचर किसका इक्विमोलर मिक्सचर है? दिस इक्विमोलर मिक्सचर इज ऑफ इथेन, मतलब आपको इथेन को भी जलाना है और साथ ही साथ आपको ब्यूटेन को भी जलाना है, इथेन ब्यूटेन दोनों को जलाना है। अच्छा जला डालो पहले, तो बैलेंस कर लो, देख लो कितना कितना ऑक्सीजन लग रहा है रिक्वायरमेंट। तो कंबशन रिएक्शन की बैलेंसिंग तो बच्चों को अभी तक रट ही जाती है। कितना हो गया? 7/2 and this is 13/2. ओके, दिस इज 13/2। दोनों का इक्विमोलर अमाउंट लिया गया है, हमको वो पता करना है कितना है, और इसे जलाने पे जो हीट यहां से निकल कर आई है उतनी ही हीट हमें वहां भी चाहिए। तो पहले देखें यहां पर हीट कितनी निकल कर आई है, यहां कितनी हीट निकल कर आई है। तो जो क्वेश्चन है उसमें आपको कंबशन के डेटाज भी दिए हुए हैं। मीथेन का है 810 किलोजूल पर मोल, 810 किलोजूल पर मोल। तो अब यहां पर देखा जाए बेटा तो तुम्हारे पास है 2 लीटर्स का मीथेन आपके पास है। तो क्या बोलेंगे, 2 लीटर्स अगर आपके पास है, सो यू वुड से मुझे तो मोल्स पता करने हैं कि कितने मोल्स हैं, तो जस्ट एज्यूम देम टू बी आइडियल, PV इज इक्वल टू nRT, तो N इज इक्वल टू PV बाय RT, ऑब्वियस है। तो मोल्स कितने हुए? P नहीं पता कितना है, V तो 2 है बाय RT, PT कंडीशन सेम है, बताया गया है इतने मोल्स है मीथेन के, और 1 मोल जो है वो 810, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, किलो जूल एनर्जी रिलीज करता है। तो एक्चुअली में यहाँ पर इतने किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई है जब हमने मीथेन को जलाया है, और इतनी ही एनर्जी चाहिए जब इन दोनों को जलाया जाए। आसान है। तो इफ यू से C2H6, तो आप यहां पर ये देखेंगे कि इसके कितने मोल्स हैं। वॉल्यूम तो नहीं पता, इक्विमोलर है ये पता है, तो वॉल्यूम भी सेम होगा, तो V मान लेते हैं वॉल्यूम, इसकी भी वॉल्यूम V, इसकी भी वॉल्यूम V। तो इसी हिसाब से क्या बनेगा बेटा, PV बाय RT, यही मोल्स होंगे, इसके भी PV बाय RT यही मोल्स होंगे। अब इसके कंबशन का डेटा दिया हुआ है, कंबशन का डेटा ये 1560 और ये 2880। ओके,
सो कंबशन का डेटा दिया हुआ है, तो ये कितनी हीट दे रहा होगा, पीवी बाय आर टी इंटू 1560, ये कितनी हीट दे रहा होगा, पीवी बाय आर टी एंड 2880। अब ये हीट, कोई भी सिली मिस्टेक नहीं करना है, कहीं 2 नहीं छोड़ना है, कहीं कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है, एकदम धीरे धीरे आराम से बना लो। तो ये तुम्हारी हीट आ रही है इससे, ये हीट आ रही है इसको जलाने से, और ये हीट आ रही है इसको जलाने से। इन दोनों का कंबाइंड हीट इसके बराबर है, ऐसा बोला गया है। चलिए, तो अगर मैं इक्वेशन ऐसा बनाऊं, P इंटू 2 बाई आर टी इंटू 810 शुड बी इक्वल टू पीवी बाय आर टी इंटू ये दोनों का सम 1560 2880, 1560 प्लस 2880। सो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन सेम है। सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ V। मैंने कॉपी में कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो V की जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 0.3648, 0.3648 लीटर्स, ये कुछ वैल्यू आ रही है V की। तो अब तो मामला काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि अगर ये V आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारे पास इथेन जो है वो भी 0.3648 लीटर्स है, और तुम्हारे पास जो ब्यूटेन है C4H10 ये भी 0.3648 लीटर्स है, ये भी इतना ही है, ठीक है, ये लगभग इतने इतने हैं। अब क्या बोला गया है, अब आप ये देखो, टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड पूछा है, टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड पूछा है। सो टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड यहां पर कितना होगा, तो जब आपने बैलेंसिंग की तो आपने देखा 1 लीटर के लिए चाहिए, जब आपने C2H6 की बैलेंसिंग की आपने देखा इट इज 7/2, सो दिस इज दिस मच इनटू 7/2, ये आ गया ऑक्सीजन जो चाहिए एडिक्वेट, बट ऑक्सीजन एक्चुअली में जो हमें कंप्लीट कंबशन के लिए चाहिए वो इसका 3 गुना है, इंटू 3, ओके, प्लस, अच्छा, दिस इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ठीक है, फाइन, फॉर C2H6। सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो 0.3648 सेम अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड, आई गेस, ना ना ना, इसका जो रिक्वायरमेंट था वो 13/2 मोल्स था ना, देखो पीछे बैलेंसिंग किया हुआ, इंटू 3, यस। सो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जब इसका सम करेंगे, योर आंसर विल बी अप्रॉक्स 10.95, 10.95, let me verify once, yes it is approx 10.95 liters of oxygen is needed, ठीक है। बिल्कुल देखें, क्वेश्चन वाइज बहुत आसान है, क्वेश्चन को समझना है, जो जो चीज़ें बोली गई हैं और उससे बस आपको सॉल्व करना है बहुत आसानी से। मोल कंसेप्ट और थोड़ा सा बेसिक आइडियल गैस का कंसेप्ट लगा है, इस तरह की चीज़ें JEE एडवांस करता रहा है कि बड़े बड़े शब्द आपको दे देगा, कैलोरीफिक वैल्यू टू फ्यूल रेशियो, इधर उधर की बातें करेगा, बट उसका मीनिंग आप बहुत स्टैंडर्ड मीनिंग समझने की कोशिश करा करिए, कंसेप्ट को समझिए। और दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। सो जिसका भी आंसर इस क्वेश्चन में है 10.95, 10.95, they can award themselves with a +4 marks। थोड़ा आगे पीछे चलेगा, 10.9 से लेके 11 के बीच में कोई भी नंबर है तो चलेगा, ठीक है। Now let's do question number 2। This is a beautiful question from, I would say, सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है इसमें थोड़ी सी फिजिकल केमिस्ट्री भी है, थोड़ी सी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, और थोड़ा सा ऑर्गेनिक रिएक्शन का भी तड़का है। ये एक बच्चे ने मुझे डाउट पूछा ये क्वेश्चन, तो मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन, सो जस्ट आई पिक्ड इट अप कि यार चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो बढ़िया लगेगा इसको करने में। ठीक है, सभी पूरा दिख रहा है, हाँ ठीक है। सो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिए इसको, मोर देन 1 करेक्ट है ये। नाउ लेट्स सी, 1.78 gram of a hydrocarbon when dissolved in this much liter benzene
produced a solution with osmotic pressure of this much at 300 Kelvin. P gave, अच्छा P क्या है, अच्छा यही हाइड्रोकार्बन P है। तो फिर ये दूसरा सेक्शन आ रहा है इसका, P gave benzoic acid as the single product of oxidative ozonolysis, ये दूसरा सेक्शन हो गया क्वेश्चन का। ठीक है, फिर इसके बाद क्या नजर आ रहा है बेटा कि अनदर कंपाउंड Q इज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग पोटेशियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया, बहुत फेमस, ठीक है, विथ ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटीज। हाँ, ये तीसरा सेक्शन हो गया। क्या क्या समझ आ रहा है, थोड़ी सी फिजिकल, थोड़ा सा ऑर्गेनिक, थोड़ी सी इनऑर्गेनिक, और फिर ऑप्शंस में भी ठीक ठाक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज हुई है। सो क्या करें बेटा, ये पहले वाले ऑप्शन से, इस पार्ट से क्या समझ में आ रहा है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज ही क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर का काम ही है कि आप उससे बहुत तरीके से मोलर मास निकाल सकते हो अननोन सैंपल्स के। चलो वही निकालो, सॉल्व करते हैं। सो ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, प्रोड्यूस्ड अ सॉल्यूशन, तो पहला काम तो यही करेंगे कि वी विल फाइंड दी ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी मोलर मास। तो पाई इज इक्वल्स टू CRT। हाइड्रोकार्बन है तो कोई वॉन-थॉफ फैक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इलेक्ट्रोलाइट तो है नहीं, एंड जस्ट यूज पाई इज इक्वल्स टू C मोल्स अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय R इंटू T। तो जब आप इसे पुट करेंगे वैल्यूज को, पाई की वैल्यू 0.821, देन ये हो गया तुम्हारा बेंजीन सॉल्वेंट, तो वॉल्यूम आ गया आपका 0.3 लीटर ऑफ डिजॉल्व, 0.3 लीटर बेंजीन, हाइड्रोकार्बन को डिजॉल्व किया गया है। सोल्यूशन की वॉल्यूम भी उतनी ही मान लें, ठीक है, सोल्यूशन की वॉल्यूम भी उतनी ही मान लें, टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। सो व्हेन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, सोल्यूशन की वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर, R भी आपको पता है, टेम्परेचर भी पता है, यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स विच इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। और जब आप ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको बेटा गिवन मास पता है 1.78, मोलर मास और नंबर ऑफ मोल्स आपने इधर से कैलकुलेट किया, तो यू विल गेट द मोलर मास एज 178 ग्राम पर मोल। ओके, सो दिस विल बी द मोलर मास। ये आपने ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेशन से कैलकुलेट कर लिया है। now the other part comes. It says P gave benzoic acid as single product on oxidative ozonolysis। अच्छा, थोड़ी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की बात कर रहा है। सिर्फ बेंजोइक एसिड कब मिल सकता है? अच्छा, सिर्फ बेंजोइक एसिड, और ये काफी भारी भरकम दिख रहा है मॉलिक्यूल, ये भी ध्यान दें। सिर्फ बेंजोइक एसिड तो ऐसे मिल सकता है PHC डबल बॉन्ड C, यहाँ पर PH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, देखो इससे मिल सकता है। इसकी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस अगर कराए तो बिल्कुल सिर्फ यहाँ से ये कटेगा और आपको बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। पहला तो यही ख्याल आता है। चलो इसका मोलर मास निकाल के देखो क्या मैच कर रहा है। पीएच मतलब C6H5, C6H5 थोड़ा केयरफुली कर लेता हूँ, 72 एंड 5 77, तो 77 के 2 यूनिट्स हैं, दैट इज 154, प्लस कार्बन के 2 यूनिट्स हैं, दैट इज 24, प्लस 2 हाइड्रोजन भी हैं तो 2, तो दिस इज 154 प्लस 24, इट इज 180 आ जा रहा है। ये 2 का थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, ये 2 हाइड्रोजन, तो देखते ही तुरंत ये ख्याल आ जाना चाहिए कि यदि ये 2 हाइड्रोजन नहीं भी होता, एक एल्काइन होता, उसकी भी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस अगर आप कराते बेटा तो क्या मिलता? जी हाँ, इसकी भी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का रिएक्शन आई होप आपने पढ़ा होगा, और ये भी आपको देने वाला है बेंजोइक एसिड। तो जो P है वो हमें मिल चुका है बिकॉज इसका मास 178 भी फिट होगा, और ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस पे ओनली बेंजोइक एसिड दे रहा होगा। सो आई वुड से
कि my P is nothing but PH C ट्रिपल बॉन्ड C PH, ये है मेरे पास। ठीक है, थोड़ा लीनियर बना देता हूं। अब आइए थोड़ा सा आगे, PH। अब अगला जो सेक्शन है वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि Q एक कंपाउंड है जो पोटेशियम मेटल को डाला गया है तो बना है। बहुत ही फेमस बेटा ये रिएक्शन है, आपने मेंस के लिए भी पढ़ा होगा, आप सुन सुन के थक चुके होंगे आप इस रिएक्शन को। अल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डाला जाए तो वो घुल जाते हैं, और अगर उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, तो वो क्या बना लेते हैं, जी हाँ, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और अमाइड्स बना लेते हैं, है ना, KNH2-, and NH2- is obviously a very strong base। आई होप इतनी बातें आपको पता होंगी। तो Q जो है वो एक्चुअली में इम्प्योरिटी के साथ ऑब्टेन्ड है, तो Q को मैं यहाँ पर कहूँगा कि Q is nothing but K plus NH2-। Remember this NH2- is a very strong base, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द ऑप्शंस क्या बोल रहा है, ये तो हमने थोड़ा रिजॉल्व कर लिया है। P कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग दिस विथ Q, हो सकता है क्या, चलो देखते हैं। P बन रहा है किसके साथ ट्रीट करने पे, CPH और शायद डबल बॉन्डेड लगाया हुआ कार्बन, यहाँ पर H और यहाँ पर C। बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा। इसको ट्रीट किया जाए अगर Q के साथ, Q क्या है, Q एक शक्तिशाली बेस है, तो जब Q के साथ रिएक्शन होगा NH2- के साथ, H+ लेगा और यहां पर आ जाएगी माइनस, यहां पर आ जाएगी माइनस, H+ लेगा। अब आपको ये पता होगा कि अल्फा एलिमिनेशन नाम की चीज होती है जो ऐसे सिनारियों में हो जाती है और उससे आपको बनकर मिलता है क्या, कार्बीन। जैसे इधर माइनस आएगा, ये Cl बाहर यहां आया, कार्बीन फॉर्मेशन, अल्फा एलिमिनेशन। और कार्बीन अगर बना बेटा तो क्या होगा, बाजू से माइग्रेशन, यस। तो कार्बीन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड बाजू से हुआ माइग्रेशन, सो अल्टीमेटली वी हैव गॉट हियर PH, Cl बाहर हो चुका है, H बाहर हो चुका है, एंड ये PH यहां माइनस का चार्ज आ चुका है, एंड हियर अ पॉजिटिव साइन बिकॉज वहां से ग्रुप माइग्रेट हुआ है। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, यस, बट ये आपको अल्फा एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप रीमर टीमर रिएक्शन पढ़ते हो तो उसमें कार्बीन फॉर्मेशन में ऐसे ही तो करते हो, याद करो। कोई बहुत नया सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बाहर की चीज़ नहीं बताऊंगा आपको अभी, है ना। जब आप क्लोरोफॉर्म में KOH डालते हैं, H+ निकलता है, माइनस आ जाता है और वहां भी Cl टूट कर चला जाता है, गिविंग इट अ कार्बीन। हाँ, कार्बीन में एज सच कोई चार्ज नहीं होता, तो कार्बीन की स्टडी हम अभी नहीं कर रहे हैं, अपन को ये बस पता होना चाहिए कार्बीन बन रहा है। और फिर यहाँ पर यस, यू विल अल्टीमेटली गेट योर P, आपको P मिल जाएगा। तो क्या ये सत्य वचन है, ये ऑप्शन ए, क्या ये सच है, जी बिल्कुल ये सच है। मैं अभी पहले इसको मिटा देता हूँ। अब हाँ, तो ए तो सच है। दूसरा क्या बोल रहा है, इसी के सिस फॉर्म को अगर ट्रीट करें तो क्या हो जाएगा, अच्छा चलिए कुछ और है शायद। तो PH C डबल बॉन्ड C, PH H एंड H, सॉरी H और Cl है ना शायद, हाँ H और Cl, क्या इसको ट्रीट करें तो हो जाएगा, जी हाँ हो जाना चाहिए। क्यों, देखिए कुछ लोग इसको कहते हैं कि नहीं ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको बताऊं, ये इधर से ऐसा और ये इधर से ऐसा,
इसका रेट काफ़ी स्लो होता है, इसका रेट जो है ये काफ़ी स्लो होता है। बहुत सारे एविडेंस हैं इसके, आप बस फाइनल कंक्लूजन मान लीजिए। रेट स्लो होता है क्योंकि इसकी थोड़ी ओरिएंटेशन थोड़ी सी ठीक नहीं है, जैसे सिन एलिमिनेशन। तो सिन एलिमिनेशन है ये, और सिन एलिमिनेशन इज जनरली स्लोअर। अगर आपको ये इसका बहुत डिटेल देखना है तो मेरी जो क्लेडन सीरीज है वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। क्लेडन सीरीज, खैर अभी आपके पास बहुत समय नहीं बचा, अगर आपने देखा हुआ है तो आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को टू द बेस्ट लेवल पढ़ाया है, मतलब उससे बेटर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ हर बेस्ट का एक बेटर होता है, लेकिन ये जो पढ़ाया है इसका बेटर पॉसिबल नहीं, ये टू द बेस्ट लेवल में पढ़ाया है। ठीक है, आपको देखेंगे या देखा होगा आपको खुद रियलाइजेशन होगी इस बात की। तो वहाँ ये सब बातों का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि क्यों क्या कैसे होता है। अभी मैं आपको फाइनल कंक्लूजन्स यूज कर रहा हूँ। और खैर ये जो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन है इससे आपको जेईई एडवांस में एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिलना है, मतलब कोई टॉपिक है जिसको मैं बोल सकता हूँ कि हाँ यार 100% चांस है कि उसका यूज तो आना ही आना है पेपर में, वो ये टॉपिक है। और अच्छा कुछ पूछते हैं इससे वो लोग जनरली। ठीक है, तो रेट स्लो है, सिन एलिमिनेशन है, बट हाँ हो जरूर सकता है। इसी का अगर ट्रांस वर्जन हो ना तो वो होगा एंटी एलिमिनेशन, होगा ना। देखिए सीएल और इसको, तो ये एंटी एलिमिनेशन होगा। यहाँ चीज़ों में थोड़ी और आनंदित रहेंगे ये मॉलिक्यूल्स, काफ़ी फास्ट होता है ये E2 एलिमिनेशन विथ एंटी पेरिप्लेनर सिमेट्री, एंटी पेरिप्लेनर ओरिएंटेशन। तो ये बढ़िया है, एंटी एलिमिनेशन सिन एलिमिनेशन, दिस विल बी फास्टर, होगा जी बिल्कुल होगा। तो फिर और क्या, एक ऑप्शन और कुछ दिया हुआ है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, जी हाँ तीनों सही है। फिर क्या बोल रहा है, Q कैन बी स्टोर्ड इन इथेनॉल सॉल्वेंट। Q क्या था, KNH2-। अच्छा, सॉल्वेंट में रखने का क्या मतलब है, ये मत सोच लेना अच्छा ठीक है रख देंगे क्या हो जाएगा, रख देंगे। अबे रखने का मतलब है कि वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तभी सॉल्वेंट में स्टोर किया जाता है, इतना बेसिक सेंस होना चाहिए। तो कैन बी स्टोर्ड इन इथेनॉल बट नॉट इन टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। अरे भाई इतना स्ट्रॉन्ग बेस है, कोई भी अल्कोहल हो सबसे H+ खा लेगा ये और अमोनिया बन के उड़ जाएगा। तो क्यों आपने उसको रखा था कि तू चेंज मत होना, लेकिन वो H+ पाते ही अमोनिया बन जा रहा है, तो क्या हम इसको स्टोर कर सकते हैं इथेनॉल में? बकवास है बिल्कुल। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ABC। पार्शियल मार्किंग ऑन है, आप अपने हिसाब से मार्क दे सकते हैं। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो ये दो क्वेश्चन आप एक साथ ही बना लीजिए, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए कैलकुलेशन सही से करना है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, एंड नाउ ये क्वेश्चन मैं रेट करूंगा इसको, अगर क्वेश्चन वाइज देखना है तो मैं बोलूंगा इजी टू मॉडरेट, बट अगेन कुछ कॉन्सेप्ट इसमें यूज होते हैं जिसमें बच्चे फंसते हैं, और मैं देखें आप खुद ही देखेंगे आपकी हो सकती है इसमें गलतियां हुई। सो एट 1200 डिग्री सेल्सियस द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड इन अ क्लोज वेसल। ये इक्विलिब्रियम अटेन किया गया, ठीक है बढ़िया है। Now it is found that this much pressure, at this much pressure, the equilibrium mixture effuses this much times as fast as krypton under the same condition. Calculate the degree of dissociation of chlorine molecules into atoms at the given temperature. तो चलिए सॉल्व करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो कुछ ऐसा है कि क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं और क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स Cl गैशियस में कन्वर्ट हो रहे हैं, Cl गैशियस में कन्वर्ट हो रहे हैं लाइक दिस। नाउ यहां पर आप ये देखें,
कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर आपके पास आया जिसमें Cl2 भी होंगे और एटॉमिक क्लोरीन भी होंगे, उसका एफ्यूजन का रेट देखा गया तो ये पाया गया कि वो क्रिप्टन से 1.16 टाइम्स फास्टर एफ्यूज हो रहे हैं। तो मैं एफ्यूजन के लिए सिंपल ये यूज करूंगा, रेट ऑफ मिक्सचर अपॉन रेट ऑफ क्रिप्टन is equal to under root square root of molar mass, basic concept. So molar mass of krypton divided by molar mass of mixture. यहाँ जो मोलर मास ऑफ मिक्सचर है अगर आप ध्यान दें तो वो आपको एवरेज मोलर मास निकालना होगा। ओके, सो दिस इज 1.16 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ क्रिप्टन, सो ये तो कैंसिल यहीं पर हो रहा है, and this is 1.16 is equals to, this is 84 given in the question, this is under root of 84 upon molar mass of mixture। जब इसको कैलकुलेट किया गया, आपने स्क्वायरिंग किया और स्क्वायरिंग करने के बाद जब आपने इसको ओपन किया तो ऑन कैलकुलेटिंग वी आर गेटिंग दिस मोलर मास ऑफ मिक्सचर विच इज द एवरेज मोलर मास, जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 62.453 के आसपास। दिस इज द मोलर मास ऑफ मिक्सचर, 62.453 के आसपास। एंड नाउ अब हमें क्या देखना है, अब ध्यान से देखें Cl2 और 2Cl। अब यहां पर कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि सर एवरेज मोलर मास तो बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, कैसे कि टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, इससे आ जाएगा एवरेज मोलर मास। जी बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा, बेसिक कॉमन सेंस है, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। बट यहाँ पर हमें इनिशियली तो पता ही नहीं है सर कि कितना अमाउंट था क्लोरीन का, तो फिर ये प्रेशर वाले जो टर्म दिया हुआ है इससे कंफ्यूजन आने लगता है कि अच्छा इससे कुछ करना होगा, ऐसी ऐसी बातें आने लगती है ना मन में, इससे कुछ करना होगा। तो आप समझिए इस बात को, कभी भी वैसे अगर आपने मेरे केमिकल इक्विलिब्रियम के वीडियोस देखे हैं, अगर उससे पढ़ा है तो ये सब चीज़ों को लेक्चर्स के बीच में ही बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करा हुआ है केसेस बना बना के। बट कभी भी ऐसा कंफ्यूजन आए ना तो आप मान लीजिए कि इधर आपने x मोल्स लिया था इसके, ठीक है, चलिए आप मान लीजिए अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन आता है कि यहाँ पर मेरे पास इनिशियली कितना था मुझे तो पता ही नहीं है, तो कुछ उससे फर्क ना पड़ जाए, तो अभी चलिए आप मान लीजिए वहाँ पर x मोल था, तो ये डिसोसिएट हुआ तो क्या हुआ x माइनस एक्स अल्फा, तो ये बना 2x अल्फा। अब बहुत आसानी से अगर आपके पास मिक्सचर का एवरेज मास है, सो फ्रॉम हियर यू कैन से कि मोलर मास ऑफ मिक्सचर दैट इज टोटल मास, तो टोटल मास के लिए x मोल्स था क्लोरीन, तो x मोल्स इंटू 71 टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, तो ये टोटल मोल्स हुआ विच इज x प्लस 2x अल्फा। इसको बहुत लोग वेपर डेंसिटी के फॉर्मूले से वो अल्फा वाले रिलेशन इधर उधर का चक्कर पालने लगते हैं, बहुत आसान है, आप सीधे ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ उससे भी हो जाएगा बट आप इससे सीधे करें ना, बेसिक सा तो कॉन्सेप्ट है, गलत कहाँ है इसमें कुछ। तो दिस अपॉन x प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस एक्स अल्फा इज इक्वल्स टू, और ये जो वैल्यू है दिस इज 62.453, कुछ ऐसी वैल्यू है। और अब आप देख पा रहे हैं कि x का कोई महत्व ही नहीं है, x तो वैसे ही कैंसिल हो रहा है, तो 71/1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 62.453, ये वैल्यू आई। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, एंड अल्फा ऑन कैलकुलेशन कम्स आउट टू बी 0.137। यस ये इजी से मॉडरेट लेवल के बीच का क्वेश्चन था, बट मैं बता रहा हूँ एडवांस के एग्जाम में जब आप बैठते हैं आपका कुछ माइंड का सेटअप ही ऐसा रहता है कि कुछ आसान आसान सी चीज़ें भी दिखें तो आप कुछ इधर उधर उल जलूल सोचने लगते हैं। अपने फंडामेंटल्स के साथ बिल्कुल फर्म रहिए और हर क्वेश्चन को
ऐसे देखिए कि वो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मेरा चेक करना चाह रहा है कि पहले से ऐसा परसेप्शन मत बना के चलिए एग्जाम्स के बीच में कि अरे यार ये वाला टफ होगा, ये तो टफ ही होगा, इतना आसान कैसे हो सकता है। नहीं, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज है तो आपको ऐसे नहीं सोचना है। आपके पास एक टाइम पर एक क्वेश्चन है और आपका ड्यूटी है कि हाँ आपको इसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है, बस। अगर आप फंडामेंटली फर्म है, करेक्ट है, तो आपको ऐसी परेशानियां नहीं आएंगी। कोई रट के थोड़ी न जा रहे हो यार कि इजी है, ये कैसा हो गया वैसा हो गया। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप पहले खुद से करें। तो ये आपको इजी लग सकता है बट एक ट्रैप है, पक्का बहुत सारे बच्चे उसमें फंसे होंगे, पक्का बता रहा हूं मैं। क्या? H2S and SO2 can be distinguished by। वो ट्रैप कहाँ है बताऊं? वो ट्रैप है पहले ऑप्शन में। They can be distinguished by moist litmus paper। अब यहां पर बहुत सबसे आसान यही ऑप्शन लग रहा होगा आपको देखकर, बट अगर आप देखें तो H2S और SO2 दोनों ही एसिडिक है। जी बिल्कुल। तो अगर आप एक नॉर्मल लिटमस पेपर लेंगे तो उसे रेड टर्न करेंगे, ठीक है। तो H2S भी एसिडिक है, SO2 भी एसिडिक है, तो दोनों ही रेड टर्न करेंगे। कुछ ऐसा है क्या सर कि इंटेंसिटी से पता करेंगे रेड की? नहीं। अब एक एक प्रॉपर्टी आप बार बार भूल जाते हैं, कौन सी? कि जो SO2 है वो ब्लीचिंग एजेंट है। तो जब आप उस लिटमस पेपर में SO2 का इफेक्ट देखेंगे तो ब्लीच कर देगा उसे। जी हाँ, ब्लीच कर देगा, लाल कलर गायब हो जाएगा। रेड होगा पहले, उसके बाद वो लाल कलर गायब हो जाएगा। तो अगर वो लाल कलर डिकलराइज हो रहा है तो वो अपनी ब्लीचिंग एक्शन दिखा रहा है, और ऐसी प्रॉपर्टी H2S नहीं शो करता। हाँ, it is not a confirmatory test for SO2, but if we need to distinguish between these two, मतलब हमें पता है कि ये गैस या तो H2S है या तो SO2 है, ऐसा मेंटालिटी के साथ चलना है ना। जब भी आपको दो गैसेस देख के उसके बीच की डिस्टिंग्विशन पूछ रहा है तो क्या मॉइस्ट लिटमस पेपर आंसर होगा? जी बिल्कुल होगा। ये बहुत सारे बच्चों ने पिक नहीं किया होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। देन MnO4 माइनस H प्लस। देखो H2S और SO2, तो SO2 का क्या ऑब्जर्वेशन आएगा इसमें? जब आप उसमें KMnO4 डालेंगे तो SO2 का ऑब्जर्वेशन यही आएगा, SO2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फेट में जिसका कोई कलर नहीं होता, और KMnO4 रेड्यूस हो जाएगा। तो रेड्यूस हो जाएगा सर, तो रेड्यूस हो जाएगा तो फिर डिकलराइज हो रहा है KMnO4। हाँ बिल्कुल डिकलराइज हो रहा है। तो डिकलराइज हो रहा है KMnO4 SO2 से। अच्छा सर, H2S भी तो ऑक्सीडाइज हो सकता है। अगर आपका SO2 ऑक्सीडाइज हो सकता है जो कि +4 में था, सल्फेट में जा सकता है, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसको भी कुछ बच्चों ने छोड़ दिया होगा, क्योंकि ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो इसका मतलब है दोनों ही डिकलराइज कर रहे हैं अपने KMnO4 को। तो दोनों ही डिकलराइज कर रहे हैं तो फिर शो नहीं होना चाहिए। लेकिन H2S किस में ऑक्सीडाइज होगा? जी हाँ, सल्फर में। और सल्फर येलोइश वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना देगा। तो अगर वो प्रेसिपिटेट बना, पक्का मतलब है कि वो H2S है, SO2 नहीं है। तो yes, you will get a yellowish white precipitate in case of H2S because it will get oxidized to molecular sulfur। तो yes, तो ये भी डिस्टिंग्विश करेगा, बिल्कुल करेगा। कुछ बच्चे पक्का इसको भी छोड़े होंगे। देन यू हैव लेड एसिटेट सोल्यूशन। ये आसान है, फेमस है। लेड एसिटेट के साथ SO2 का कोई खास एक्शन है नहीं, लेकिन H2S लेड सल्फाइड PbS का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाता है। तो इट फॉर्म्स ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ PbS। तो SO2 का ऐसा कोई खास एक्शन है नहीं लेड के साथ, तो दिस इज PbS, तो ये भी करेगा। क्या लाइम वाटर टेस्ट? पता ही है, SO2 CO2 दोनों ही लाइम वाटर टेस्ट देते हैं। अब लाइम वाटर टेस्ट क्या है ये आई होप आपको नहीं बताना पड़ेगा मुझे। तो यस, SO2 देता है, H2S लाइम वाटर टेस्ट नहीं देता। तो व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ABCD।
नाउ पांचवा क्वेश्चन बहुत ही सुंदर, मैं बोल सकता हूं काइंड ऑफ क्वेश्चन वाइज एक टफ क्वेश्चन है, एंड दैट इज फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। तो आप देखें मोर देन वन करेक्ट टाइप है, इसे सॉल्व करें। सो दिस कंपाउंड, दिस द कंपाउंड, it undergoes the following sequence of reaction, and these are the sequence of reactions to give major product X. Which of the following are correct statements regarding X? X gives positive Brady's test. मतलब ये मैं एक्चुअल में बोल रहा हूँ कि इसको जो परसेंटेज बच्चे जो सही करेंगे इस क्वेश्चन को बहुत कम होंगे, ठीक है, देखना। X give positive bromine water test. X on reduction with N2H4 KOH heat gives a bicyclic compound, and this is the fourth option. It's a bicyclic. Both rings are of the same size. अब देखो, पहले तो हमें ये तीनों रिएक्शंस अच्छे से समझना होगा कि हो क्या रहा है, और बहुत ही ऐसा रूटीन रिएक्शंस नहीं है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलते सबसे पहले आई होप आपको NBS का रोल लाइट के साथ जो होता है और NBS का रोल वाटर के साथ जो होता है वो पता होगा। NBS लाइट तो आप यूज करते हो एलाइलिक बेंजाइलिक पोजीशन पे फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन कराने के लिए, लेकिन जब वही NBS के साथ पानी होता है तो एल्कीन उस Br एटम को इलेक्ट्रॉन्स देकर एक ब्रोमोनियम आयन फॉर्मेशन करता है। देन वाटर का मॉलिक्यूल एंटी अटैक करके आपका हेलो हाइड्रोक्सिलेशन करता है, जो कि एक ट्रांस प्रोडक्ट बनाकर मिलता है। छोटा सा बता देता हूं मैकेनिज्म। दिस इज नाइट्रोजन के साथ Br लगा हुआ और ये आपका NBr सक्सिनामाइड है, ठीक है। तो ये Br पर काफी डेल्टा पॉजिटिव प्रेजेंट है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे भी बढ़ गई है, बाजू से ऑक्सीजन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये जो एल्कीन है आपका, ये इसे इलेक्ट्रॉन देगा और ये ऐसा, फिर ये ब्रोमीन इसे इलेक्ट्रॉन दिया, आपके पास एक ब्रोमोनियम आयन फॉर्मेशन हुआ है। फिर पानी का एक एंटी अटैक और आपको समझ आ रहा होगा क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो लाइट के साथ तो अलग था रिएक्शन का मैकेनिज्म, वाटर के साथ अलग होता है। हो सकता है कुछ बच्चे इधर ही फंसे हों, तो उनको अब यहाँ से वो निकल गए होंगे। तो चलिए देखिए, तो ये समझ आ रहा है जब NBS वाटर किया तो ये मेरे पास एक OH और ये मेरे पास एक Br। एक बात और समझ में आनी चाहिए बेटा, यहाँ पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि ये दोनों ऊपर नीचे लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे OH को मैंने माना अगर ऊपर है तो Br अंदर की तरफ लगा हुआ है, लाइक दिस। फिर K2CO3 एक्वस जो है ना, उसको समझने के लिए ये ऊपर नीचे लगे हुए ये समझना बहुत जरूरी है। क्या होगा K2CO3 एक्वस? इट इज अ बेस, माइल्ड बेसिक सोल्यूशन आप बनाएंगे, कार्बोनेट की हाइड्रोलिसिस होगी, सोल्यूशन माइल्डली बेसिक होगा, तो आप बोल सकते हैं कि ये वाला जो H+ है ये निकल जाएगा। इसको डिप्रोटोनेट करने का षड्यंत्र है ये, और ये डिप्रोटोनेट होगा, ये ऊपर ये नीचे, ये तुरंत यहाँ पर एक इपॉक्साइड जैसा रिंग फॉर्मेशन करेगा। तो K2CO3 के साथ तो ये बनता हुआ दिख रहा है। ध्यान से बिल्कुल देखें, यहाँ भी मैं इसको इस तरह से बना देता हूँ, ये आप समझिए ये थोड़ा ऊपर की तरफ है, वेज पोजीशंस पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। अगला क्या दिया हुआ है? BF3 का एथिरल सोल्यूशन, ET2O विथ BF3, यही है ना। देखो BF3 बस अब एक रिएक्शन इनिशिएट करता है यहाँ पर। अगर आपको नहीं भी पता है तो ये आप बहुत आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बहुत आराम से तो नहीं बट फिर भी थोड़ा दिमाग लगाओगे तो प्रेडिक्ट हो जाएगा, क्योंकि नीचे कुछ ऑप्शंस में बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स दिख रहे हैं, तो आपको दिख जाएगा क्या कि जब आप यहाँ पर BF3 लगाते हैं, BF3, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर BF3 को मिलेगा। एक जैसे नॉर्मली आप फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन कराते हो, AlCl3 को क्या चाहिए होता है, लुईस एसिड है, क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर। वैसे ये इनिशिएट कराएगा रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा -+। अब ऑक्सीजन तड़पेगा
उसको अपनी बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी। अच्छा, अब बड़े ध्यान से एक रीअरेंजमेंट यहाँ पर हो रहा है, उसको समझिएगा। मान लीजिए ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड तोड़ भी दिया, ऐसा ये बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन के पास जाएगा। यहां पर अगर आप देखें तो ये कार्बन वेकेंट हो रहा है, तो आपको इधर से रिंग का एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं कि ये वाली जो क्लाउड है, ये क्लाउड टूटकर इस पर आएगी और ये आपका आगे की तरफ। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल तो नहीं। अब जैसे ये टूटकर यहां आएगी, क्या आपको दिख रहा है यहां एक पॉजिटिव क्रिएट होगा एंड OBF3, अब O के पास लोन पेयर, BF3 बाजू में पॉजिटिव, BF3 इनिशिएट करने के लिए था, हाइड्रोलिसिस करके, सॉरी हाइड्रोलिसिस तो नहीं, एथर के साथ वो कॉन्जुगेट होके निकल जाएगा एंड BF3 के निकलते ही ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को इधर प्रोवाइड करेगा। दैट्स इट। अगर आप यहाँ थोड़ा, मैं आपको तोड़ तोड़ के दिखाता हूँ रीअरेंजमेंट, अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ आ रहा होगा तो देखो, मैं इसी में तोड़ता हूँ, मैं इधर इसको डिलीट करता हूँ। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमने हटाया और इसकी बॉन्डिंग किसके साथ कराई, इसकी बॉन्डिंग इसके साथ कराई। लुक एट दिस, BF3 इनिशिएट करके निकल गया, उसको हटा देते हैं, उससे कंफ्यूजन ना हो। BF3 इनिशिएट करके निकल गया है, हटा दो उसको। ये वाला इधर आ रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट गया है और अब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स को इसे वापस देगा और ये पॉजिटिव भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्या आपको समझ आ रहा है, एक 5 मेंबर की रिंग बन रही है और एक 5 मेंबर की रिंग बन रही है। अभी बहुत बड़ा ट्विस्ट है इसमें, ध्यान से सुनना। अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ यहाँ तक तो हमारा आ गया था, बट एक ट्विस्ट है, ध्यान से सुनना। ये आपके पास बना है द फाइनल प्रोडक्ट विच इज एक्स। देख के कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बाईसाइक्लिक है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर थोड़े ऑप्शंस को देखते हैं। क्या ये ब्रैडीज टेस्ट देगा? ब्रैडीज टेस्ट मतलब वो जो 2,4-DNP टेस्ट होता है ना, वही तो है ब्रैडीज टेस्ट, जो कार्बोनिल्स दिया करते हैं। जी हाँ, कार्बोनिल है, ब्रैडीज टेस्ट देगा, जी बिल्कुल देगा, ये ब्रैडीज टेस्ट देगा। हाँ, अब यहां पर दूसरा बोल रहा है ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा ना, कहां से देने वाला है, कोई अनसैचुरेशन डबल बॉन्डेड तो है नहीं। देन N2H4KOH हीट, इट इज नॉर्मल वुल्फ किस्नर रिडक्शन, और वुल्फ किस्नर रिडक्शन में आपको मिलेगा ये कुछ ऐसा। अब यहां पर अगर मैं एग्जैक्टली जाऊं लैंग्वेज के हिसाब से, तो कुछ बच्चों को बिल्कुल मिल गई होगी बाईसाइक्लिक कंपाउंड, वो टिक कर रहे होंगे, बोथ हैविंग द सेम साइज। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, थोड़ा ध्यान से सुने। ये क्वेश्चन एक बहुत ही प्रचलित टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, एक बहुत ही प्रचलित टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। ये लास्ट ईयर मुझे एक बच्चे ने डाउट में पूछा था, ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, और इसमें आंसर that was published was actually ACD। बट अगर हम बहुत अच्छे से डेफिनेशन में जाएं, तो व्हेन वी डिफाइन बाईसाइक्लिक कंपाउंड, ऐसा नहीं कि 2 साइकिल दिख गया तो बाईसाइक्लिक है, उन्होंने आंसर ACD दिया था। बट बाईसाइक्लिक में तो एटलीस्ट 2 एटम्स कॉमन होने चाहिए। ये मेरी बेसिक IUPAC की लेक्चर्स अगर आपने देखी होगी तो आपको वहां पर बताया है बाईसाइक्लिक और स्पाइरो के बीच में डिफरेंस। तो ये बाईसाइक्लिक और स्पाइरो तो हम अलग अलग माना करते हैं। तो अगर बहुत कायदे से देखा जाए तो कुछ बच्चों को लग सकता है सर ये तो स्पाइरो कंपाउंड है, तो बाईसाइक्लिक ना बोल के स्पाइरो बोले। तो देखो यहाँ तक जब इतना मेहनत करके आपका आंसर आ जाता है ना, उसके बाद आपको लगता है अरे यार बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये बाईसाइक्लिक है, बट ना, बाईसाइक्लिक नहीं है, यहाँ पर ये स्पाइरो होगा। तो हम क्या करें, हम आंसर ए ही देंगे और क्या। अगर आपने दिया है सी और डी तो आप उसको मिस्टेक मानेंगे। फिर से बाईसाइक्लिक कंपाउंड, बोथ रिंग सेम साइज, हाँ बोथ रिंग सेम साइज है, बट बाईसाइक्लिक तो मुझे नहीं लग रहा, ये स्पाइरो है। सो आप इसमें अपने आप को +4 तभी अवॉर्ड करें व्हेन योर आंसर इज ओनली ए। ये बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, सबसे लास्ट के लिए रखा हुआ था मैंने इसको।
आई होप मज़ा आया होगा आपको 5 क्वेश्चंस में। अगर आपके मार्क्स 14 से ज़्यादा हैं तो समझ लो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। 10 to 14 के बीच में है तो थोड़ा सा और पुश करिए, और अगर 10 से कम आपके मार्क्स हैं इन 5 क्वेश्चंस में तो थोड़ी सी प्रिपरेशन हमारी उतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो फिर से वही बोल रहा हूँ, ये आपके पास एक हफ्ते का टाइम है, 8 दिन 9 दिन का जो भी टाइम है, उसमें आप रियल एडवांस सीरीज, रैंक बूस्टर्स और हमारे कैम IIT का टेस्ट सीरीज ज़रूर करें। आपको ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन वहाँ मिलेगा और बहुत फ्रेश क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत ही रेयर क्वेश्चंस रिपीट हुए होंगे। आप देख लेना, रियल रैंक बूस्टर्स में और रियल एडवांस सीरीज में आपको शायद ही कोई एक आध क्वेश्चन होगा, अगर बाई मिस्टेक, क्योंकि मुझे भी नहीं याद है यार, वो 1.5 साल से वो सीरीज बनाई हुई है कि कौन सा क्वेश्चन उसमें डाला है कौन सा नहीं डाला है ना। तो बाई मिस्टेक कोई एक आध क्वेश्चन रिपीट हो गया होगा तो बात अलग है। टेस्ट सीरीज में भी रियल एडवांस सीरीज का मेरे को नहीं लगता शायद ही कोई क्वेश्चन आया होगा, तो वहाँ भी आपको फ्रेश क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो बस अब आपके ऊपर है यार, 8 दिन आप कैसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अब अपने जूनियर्स को आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे साथ साल भर पढ़कर अच्छा लगा है, आपको लगा है कि हाँ यार, जो हमने फिजिकल केमिस्ट्री की कोर्सेज की, जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की कोर्सेज की, अगर आपको लगा है कि हाँ यार ये सच में हेल्पफुल है चाहिए एडवांस के लिए, और आपने इसने आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट किया है, तो बिल्कुल अपने जूनियर्स को अब आप रिकमेंड करना ना भूलें हमारा चैनल, एज वेल एज अबाउट द कैम IIT ऐप, जहाँ उनको बहुत ही सिस्टमैटिक वे में बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज, कंप्लीट कोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री अभी ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और इनऑर्गेनिक नियर फ्यूचर में 24 वाले बच्चों के लिए आने वाले हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।